हेलो एवरीवन, आप लोगों से मुखातिब हूँ। लेक्चर 6 लेके आया हूँ। ये हमारी सीरीज का 6वां लेक्चर है, जिसमें हम लोग जल्दी आपके से मिली जुली इस आरसीसी पढ़ने के पहले जो आप प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे उसके बारे में, बेसिक के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें किस तरह से हमारा जो पर्पज है वो है डिज़ाइन करना, किसी भी स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स का डिज़ाइन करना। तो जैसे आप बीम का डिज़ाइन करें तो अभी शुरुआत में क्या है, सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम हमको समझ में आती है कि हम इसको डिज़ाइन करें। आप समझते हैं पहले भी हम लोग क्या यूज़ करते थे। हम आप लोगों से एकदम रूबरू हो के बातचीत करना चाहते हैं, आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनके साथ भी, और इस तरह से हम लोग डिस्कस करें जैसे कोई भी दिक्कत हो तो वो सॉर्ट आउट हो जाए। तो यहाँ पर क्या है कि जैसे हम लोग आरसीसी में डिज़ाइन का मतलब ये हुआ कि हम ऐसा किसी बीम की डिज़ाइन सपोज कर रहे हैं तो उसके कॉन्फ़िगरेशन के बारे में देखें, उसकी बाउंड्रीज क्या हैं। जैसे सपोज करिए बीम का क्रॉस सेक्शन आपको दिया गया है कि साहब यही बीम चाहिए हमको, 230 mm की 9 इंची की बीम चाहिए, गहराई हमको कम चाहिए। दो बात हो सकती है, या हमें नीचे सरफेस में बीम दिखाई न पड़े, ऊपर की तरफ कर दीजिए। तो ऐसे रिक्वायरमेंट्स होते हैं जिसको हम आर्किटेक्चरल रिक्वायरमेंट या किसी पब्लिक की रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, जैसे आप किसी बीम को डिज़ाइन करना है हमारे, जैसे सपोज करिए कि आप सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम डिज़ाइन करने जा रहे हैं। सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम, यहाँ हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि जो बीम का रिक्वायरमेंट्स है, जैसे बीम जो हम बनाएंगे भैया, बीम जो बनेगी वो कैसे बनेगी, बीम का शेप मतलब क्या होगा, उसका जैसे साइज रहता है। कहते भैया 9 इंच की बीम दे दो, 12 इंची की बीम दे दो, इसका मतलब क्या हुआ 10 इंची की बीम दे दो, या 8 इंच 9 इंची, ये इस तरह की 9 इंची माने 230 mm, 12 इंची का मतलब हुआ 300 mm, 10 इंची का मतलब आप 250 कर सकते हो, 250 mm। अब ये चीजें जो साइज है, इसका मतलब बीम का जो साइज है वो किस पे डिपेंड कर रहा है। मेनली जो हम कॉलम वगैरह बनाएंगे, कॉलम की साइज जो होगी उस पर डिपेंड करेगी, या वॉल जिस पर वो रेस्ट करेगी। तो बीम क्या करेगी कि जिस पे रेस्ट करेगी उसकी जो विड्थ होगी, चौड़ाई, मान लीजिए आपका कॉलम है, ये कॉलम आपका 300 बाई 300 है, सपोज 300 बाई 300 है। अब इसमें बीम जब आप रेस्ट कराएंगे तो इस बीम से इसका क्रॉस सेक्शन इसके बराबर रखें या इससे कम रखें, मतलब साइज ऑफ बीम इक्वल्स टू साइज ऑफ कॉलम। साइज ऑफ बीम कॉलम की साइज के बराबर रखें। सपोज कि कॉलम में सरिया हमें प्रोवाइड कर दिया है 1 2 3 4, मान लीजिए ऐसे ही कुछ 4 ही प्रोवाइड किया है, और इसको हमने टाई अप कर दिया इस तरह से, सरिया इस तरह से है। तो आप देखो ये कॉलम की साइज में सरिया है जिसमें कि हम स्पेसिंग दिए हैं, ये दैट इज कवर दिया गया है। कवर जो में भी अगर आपकी 12 mm साइज की है तो कवर कम होगा, 25 mm या ऊपर होगा, अदरवाइज 40 mm का कवर इसमें हम लोग प्रोवाइड करेंगे। तो अगर कॉलम की साइज अगर 300 mm है, 300 अब आपका यहाँ 300 देखिए आप, तो 300 में 40 इधर आपने कम कर दिया और 40 नीचे कम कर दिया। और साइड्स में क्या है वो हम लोग डिस्कस करना चाहते हैं। साइड में जो भी सपोज करिए कि सरिया जो यूज कर रहे हैं उसका 2 टाइम्स, जैसे 12 mm की सरिया यूज कर रहे हैं तो 12 दूनी 24, मतलब 25 mm करीब करीब हम लोग यहाँ, तो 25 आपने यहाँ छोड़ दिया, 25 यहाँ छोड़ दिया, तो 25 और 50 इसमें से कम हो गया। तो ये साइज यहाँ निकल के स्ट्रेस कितनी आ गई, 300 में से आपने 50 कम कर दिया, 300 में से 50 कम करेंगे तो 250 आ जाएगा, ये 250 आ गया। और यहाँ ऊपर में देखेंगे कि 300 में 40 इधर कम कर रहे हैं, 40 80,
तो 300 में से 80 आप इधर कम कर रहे हैं, तो ये आपका 220 आ गया। तो 220 आपको ये स्पेस 220 यहाँ 220 बाई 250 की साइज आपको रीइंफोर्समेंट में मिल रही है। अब आप इसमें सरिया जो लाओगे, वो जो बीम आप डिजाइन करोगे उसको ऐसे डिजाइन करना है कि जो बीम की सरिया है वो कॉलम की सरिया के अंदर जाए। आप ये टॉपिक समझने की कोशिश करिएगा कि बीम की सरिया जो बीम है, तो बीम का क्रॉस सेक्शन कैसे किया जाए कि जैसे आप सपोज करो यहां, तो इसकी सरिया बीम की यहां आए, यहां आए इस तरह से। तो अब आप सेक्शन में क्या करोगे, अगर ये मान लिया 25 है तो ये कवर भी इसके साथ ऊपर में आना है, तो यहाँ साइज क्या हो गया, ये साइज हमको देखनी पड़ेगी कितनी होगी, जिससे सरिया इसके आपको इसके बाहर से ही जाए, ये इस तरह से जाए। ऐसा ना हो कि सरिया को जो है आउटर में जाना पड़े। मान लिया आपकी सरिया यहाँ बीम की जा रही है तो ये बाहर की तरफ जाएगी, तो ये टेंसाइल स्ट्रेस जो कॉलम पे लेना है वो नहीं लेगी, वो आप डिस्कस करेंगे। इसलिए साइज ऑफ बीम मस्ट बी लेस देन साइज ऑफ कॉलम। अगर कोई साइज सेम साइज का बताते हैं कि 9 इंची का भैया कॉलम था और 9 इंची का हमने बीम भी प्रोवाइड कर दी है, तो जब ये बीम प्रोवाइड करेंगे इस क्रॉस सेक्शन में, मान लीजिए आपका कॉलम है, इसकी सरिया आ रही है यहाँ पर और ये बीम आपकी यहाँ पर आ रही है, इस बीम रेस्ट कर रही है, तो यहाँ पर ये पॉइंट पे जो क्रॉस सेक्शन यहाँ पर मिल रहा है उसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, जब बीम इस पर हम रेस्ट कर रहे हैं, कॉलम पर रेस्ट कर रहे हैं, ये कॉलम का पॉइंट है, यहाँ पर हम रेस्ट कर रहे हैं, तो ये सरिया ऊपर निकलेगी, ये सरिया ऊपर निकलेगी, ठीक है, कॉलम में। और ये जो सेप हम यहाँ पर रेस्ट करा रहे हैं वो इसके ऊपर टोटली रेस्ट कर रही है। तो यहाँ पे सरिया का जो कॉम्बिनेशन है उस पर जो रेस्ट करेगी वो ये सरिया जो जा रही है, ये सरिया जो कॉलम में सरिया हमारी निकल के आ रही है उसमें वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, दिस इज गोइंग वर्टिकल, ये दोनों वर्टिकल हैं, ये दोनों वर्टिकल हैं और ये हॉरिजॉन्टल सरिया हमारी आ रही है। तो आप कहीं देखेंगे जहां पर जब आप डिजाइन में देखेंगे तो लोग करते क्या हैं, कॉलम साइज हमने बहुत ही प्रैक्टिस में देखा है, ये चीजें गड़बड़ होती हैं। ये सरिया यहाँ पर है, यहाँ है और यहाँ पर आपकी बीम आ रही है, सेम साइज की बीम सपोज करिए कर दिए, तो यहाँ जो सरिया आया उसको उन्होंने क्या किया, इस सरिया को इस तरह से ऊपर बेंड करके निकाल दिया, है ना, सरिया को बेंड करके इस साइड में जाकर के यहाँ पे बेंड करके निकाल दिया, बेंडिंग फिनोमेना कर दी। तो और लेकिन ये काम जो हम सरिया इसमें बेंड करेंगे, मान लीजिए यहाँ से बेंड करेंगे और ये इस तरह से कुछ कन्फिग्रेशन में जाएगा, तो ये जो सरिया बेंड हो रही है उसका 50% ही ले सकते हैं, तो 50% तो स्ट्रेट जानी है, यहाँ पर इसके ऊपर से स्ट्रेट जानी है, तो अगर इसकी साइज बढ़ा देंगे तो ये ऊपर से या दोनों से टकराएंगे यहाँ पर। तो ये कोशिश की जाए कि ये साइज के साथ हम 50% सरिया को बेंड करेंगे और 50% सरिया को हम लोग स्ट्रेट जाने देंगे। जब स्ट्रेट जाने दे देंगे तो अगर कॉलम और बीम की साइज सेम होगी तो वो सरिया अंदर की साइड में न जा करके बाहर की साइड, एक सरिया अंदर जाएगी तो एक सरिया बाहर चली जाएगी। तो इसमें क्या है, जो सरिया बाहर जा रही है वो आपके काम की नहीं होगी, आपकी बेकार ही हो जाएगी। इसलिए हमारा सजेशन ये रहता है कि आप जब प्रैक्टिस में करिए तो साइज ऑफ बीम शुड बी लेस देन द साइज ऑफ कॉलम इन प्लान। अब यहां पर हम जब डिस्कस करने चाह रहे हैं कि कैसे बीम के बारे में सोचा जाए, तो कुछ चीजें हैं महत्वपूर्ण जो आपको समझना होगा, क्योंकि टाइम बहुत कम रहता है हम लोग डिस्कशन करने के लिए। तो यहाँ पर दो चीजें हमारे पास हैं मटेरियल में, डिजाइन में। एक आपका है हम कंक्रीट यूज कर रहे हैं, दूसरा हम लोग स्टील यूज कर रहे हैं। टेंशन के पार्ट को कवर करने के लिए हम लोग स्टील यूज कर रहे हैं, आप ये समझें, और कंप्रेशन को कवर करने के लिए हम लोग कंक्रीट यूज कर रहे हैं। अब यहां देखना है कि अगर स्टील, कंक्रीट और स्टील दोनों हैं तो ये दोनों जब एक साथ मिलकर के रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट बना रहे हैं तो इनकी प्रॉपर्टीज को भी हमें देखना है कि स्टील को इक्विवेलेंट कंक्रीट कैसे बनाएं और कंक्रीट को
इक्विवेलेंट स्टील कैसे बनाए? कहने मतलब ये हुआ कि एक दूसरे के रूप में परिवर्तन होना। मतलब स्टील और कंक्रीट का बिहेवियर में हम ये चाहते हैं कि जब आपकी जरूरत हो तो कंक्रीट को स्टील में बदल लो, और जब स्टील को चाहो तो कंक्रीट में। तो दो तरह हो सकता है, एक तो एरिया का कंसेप्ट आएगा कि एरिया को हम कंक्रीट में स्टील के कंक्रीट के इक्विवेलेंट बदल लें, या कंक्रीट के एरिया को स्टील के इक्विवेलेंट में बदल लें। दूसरा इनकी स्ट्रेसेस का भी ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे आप सोचो कि M15 ग्रेड की अगर आप लोग कंक्रीट लेते हो तो इसका सिग्मा CBC कंप्रेशन में जो वैल्यू होती है वो 15/3, फैक्टर ऑफ सेफ्टी 3 है तो 5 होगी न्यूटन पर mm स्क्वायर। स्टील की क्या होगी सिग्मा ST, अगर आप देखोगे Fe250 सपोज लीजिए आप, तो ये कितना होगा 250 डिवाइड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी, हमने आपको डिस्कस किया था 1.7, 140। अब ये देखो ये 5 है और 140 है। तो अगर आप स्ट्रेस डायग्राम अगर बीम का ड्रा करोगे, सपोज करो ये हमारी बीम है, यहाँ हमने सरिया प्रोवाइड की है और ये हमारा न्यूट्रल एक्सिस है और इसके साथ हम कर रहे हैं ये कॉन्फ़िगरेशन, तो स्ट्रेस डायग्राम कुछ इस तरह से आ रहा है। तो यहाँ क्या जो स्ट्रेस यहाँ पर है, यहाँ पर स्ट्रेस है वो 140 तो होगा नहीं, यहाँ पर स्टील जो प्रोवाइड किया गया है, स्टील प्रोवाइड किया गया है। अब स्टील को जो यहाँ है उसको भी ये इक्विवेलेंट या ट्रांसफॉर्म एरिया में जाना पड़ेगा, जिससे उनका बिहेवियर जो है रैंडम ना हो। बिहेव नहीं कि स्टील का स्ट्रेस लेकर के तो नहीं जा सकते, यहाँ पर स्टील को हमको कंक्रीट की स्ट्रेस में तब्दील ही करना पड़ेगा, तभी ये डायग्राम। अदरवाइज 140 से 5 यहाँ मान लीजिए, 140 तक यहाँ हो नहीं सकता। इसलिए यहाँ पर जो आपने स्टील लगाई है वो कंक्रीट की तरह से बिहेव करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि पूरे सेक्शन में जो हमने अगर मान लिया सरिया बीम लगाकर सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम बनाई है, तो 1 मिनट के लिए आप ये भूल जाएंगे कि ये बीम सरिया के साथ जुड़ी है। ये बीम ऐसी है जो कंक्रीट की ही तरह ही बिहेव करेगी, जैसे कि ऊपर नीचे आपके स्ट्रेस डायग्राम सेम मिल जाए। तो ऐसा करने के लिए हमें इनकी प्रॉपर्टीज को थोड़ा समझना पड़ेगा। तो अब यहाँ कंसेप्ट हम लोग आप देते हैं, जैसे कुछ चीजें हम आपको बताने की कोशिश करेंगे जिससे आप ये समझोगे कि ये स्टील और कंक्रीट को एक दूसरे में कैसे तब्दील करेंगे। आपके अंदर कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो। हम यहाँ 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। कोई ऐसा नहीं कि थ्योरेटिकली ही चीज़ों को समझें, आपको ना समझे बिना ऐसे पढ़ाते चले जाना नहीं मेरा मकसद है। मेरा मकसद ये है कि आप चीज़ों को समझ सकें। तो दो पदार्थ हैं, जब दो पदार्थ है तो जिससे मटेरियल जो बनता है हेट्रोजीनियस असमांग पड़ेगा, जो होमोजेनियस बनेगा समांग का प्रतीक करेगा। लेकिन उससे जब हम काम करेंगे तो हमें होमोजेनियस की प्रॉपर्टी चाहिए। होमोजेनियस की प्रॉपर्टी चाहिए माने एक रूप का बिहेव करे, इसके लिए कंक्रीट या स्टील को एक दूसरे में कन्वर्ट करना की हमारी आवश्यकता है। तो इसमें जो रोल अदा करते हैं वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं? एक तो है आपका मॉड्यूलर रेशियो, एक है आपका मॉड्यूलर रेशियो, दूसरा क्या है स्ट्रेस इन स्टील एंड कंक्रीट, कंक्रीट और स्टील में स्ट्रेसेस। तीसरा पॉइंट क्या है लोड कैरीड बाय स्टील एंड कंक्रीट। ये लोड कौन सा कैरी करेंगे, कौन सा लोड ये लोग कैरी करेंगे जिससे हम लोग चीजों को समझ सकते हैं। अब आप ये कहोगे कि भाई मॉड्यूलर रेशियो स्ट्रेस स्टील कंक्रीट में अलग अलग होंगे, तो ये लोड जो दोनों कैरी करेंगे, मान लीजिए किसी भी चीज को हम एक सेक्शन बना के और कॉलम बनाते हैं, कॉलम में हम लोड कंप्रेसिव लोड देते हैं, कंप्रेसिव लोड देते हैं तो क्या करेगा स्टील और कंक्रीट दोनों लोड को बियर करेंगे। यहां आप समझने की कोशिश करें कि दोनों को बियर करेंगे तो ये कैसे ये लोड को अपने में समाहित करेंगे। मीन्स अगर आप मान लीजिए एक हमने कॉलम बनाया जिसका प्लान में हम इस तरह देख रहे हैं, इसमें सरिया क्या हो सकती है, कार्नर कार्नर पे हमने यहाँ लगाया, इसका भी डिस्कशन होगा। यहाँ पे सरिया लगा दी है हमने, सपोज करिए ये सरिया 4 कार्नर पे हमने प्रोवाइड किया है।
अब आप यहां देखो कि इसमें क्या है, कंक्रीट है, इसमें क्या है, कंक्रीट है, ये कंक्रीट। तो इसमें दो मटेरियल है आपका, एक तो स्टील है और दूसरा मटेरियल क्या है, कंक्रीट है। अगर इसमें कोई फोर्स आ रहा होगा, मान लीजिए पी फोर्स आ रहा है, तो पी फोर्स क्या होगा, टू बी कैरिड बाई स्टील एंड कंक्रीट। अब यहां ध्यान देने की जरूरत है कि हमारा जो कोई भी लोड आएगा तो उनका जो वहन करने की जो क्षमता होगी वो स्टील और कंक्रीट में आएगी। जैसे मान लीजिए आप के पास दो हाथ है, कोई वजन कोई उठाना चाह रहे हैं, तो आप एक हाथ से उठाना चाहेंगे कि एक हाथ से उठने लायक है तो एक हाथ से उठा लेंगे झोले वगैरह का। अगर बोरी है तो दोनों हाथ लगाएंगे, तो दोनों हाथ मतलब वन, ये भी काम करेगा ये भी काम करेगा। और ये कितना उठा सकता है, सपोज करिए आपकी क्षमता ये है कि आप 50 केजी उठा सकते हो, तो 50 केजी में आप सबसे ज्यादा स्ट्रेस में हो, अगर 30 केजी है तो कम स्ट्रेस में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो क्षमता है, जैसे क्षमता कैसे डिफाइन करेंगे, जो आपकी क्षमता है, जैसे आप मान लीजिए 50 केजी का वजन वहन कर सकते हैं, तो आपको 30 देंगे तो इजीली आपका मतलब कि कम आपको स्ट्रेस में आप उस लोड को वहन करने में समर्थवान होंगे। तो यहां पर क्या है, ये देखा जाए, अगर मान लीजिए आपकी 50 केजी सहने की क्षमता है तो मैक्सिमम जो आप लोड ले सकते हो वो 50 केजी या फोर्स का है, ले सकते हो आप। तो इसी तरह से कंक्रीट और स्टील की क्षमताओं को देखना पड़ेगा कि इनकी क्षमता क्या है। आप नंबर 1 देखो, क्षमता कंक्रीट की क्या है, और यही क्षमता को है जो है वो इस्पात की क्या है, स्टील की क्या है। दो ही तो पदार्थ हैं, दोनों पदार्थ के द्वारा किसी लोड को आप बियर कराना चाहते हैं कंप्रेशन में, तो क्या होगा कि इस्पात और कंक्रीट में क्या होगा, दो क्या होगा, स्ट्रेस जो होता है क्या होता है, स्ट्रेस बराबर फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया होता है। तो इसका मतलब हुआ कि अगर आपका कोई P1 फोर्स अगर कंक्रीट लेगी तो अपने स्ट्रेस और एरिया के हिसाब से लोड लेगी। अगर P2 लेगा तो स्ट्रेस क्या होगा, इंटू एरिया होगा, लेकिन ये स्टील के हिसाब से होगा और ये कंक्रीट के हिसाब से होगा। आप दोनों चीज समझ रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि आप कंक्रीट और स्टील दोनों के द्वारा वहन करना है, तो दोनों ऐसे नहीं है कि दोनों में क्षमता है, दोनों क्षमता है तो दोनों क्या कर रहे हैं कि अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से लोड को ले सकते हैं। तो जैसे कंक्रीट आपका क्षमता है, मान लीजिए हमने M15 ग्रेड की कंक्रीट ली, तो M15 ग्रेड का अलाउबल मान लो 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर है, ये इसका अलाउबल स्ट्रेस है, सिग्मा CBC बोल सकते हैं इसको, ठीक है। अगर कंप्रेशन में है तो सिग्मा CB 4 न्यूटन पर mm स्क्वायर का ही होगा, डायरेक्ट कंप्रेशन सिग्मा CC वैल्यू। तो ये सिग्मा CC वैल्यू जो है 4 न्यूटन है कंप्रेशन में, 4 न्यूटन पर एम ले सकता है, इससे ज्यादा इसमें नहीं दिया जा सकता। इसका मतलब हुआ ये लिमिटेशन हो गया। क्या लिमिटेशन हो गया, ये लिमिट लग गई कि इसका जो भी एरिया होगा कंक्रीट का उसके साथ ये स्ट्रेस जो होगा इसको सिग्मा CC बोल दो, वो वहन कर पाएगा। इसका मतलब लोड कैपेसिटी जो कंक्रीट लोगी वो P1 इक्वल टू AC कंक्रीट का एरिया मल्टीप्लाई बाई उसका अलाउबल स्ट्रेस, दैट इज द इफेक्टिव एरिया ऑफ कंक्रीट मल्टीप्लाई बाई अलाउबल स्ट्रेस, जो बताएंगे आप इससे ज्यादा ना जाने पाओगे। जैसे हमने बताया था कि जैसे आप बोरा 50 केजी का उठा सकते हैं, तो ये आपकी मैक्सिमम क्षमता है जो कि 50 केजी ही आप वहन कर पाएंगे। तो जो फोर्स आप वहन कर रहे हैं वो क्या है, आपकी हड्डियों में जो मेहनत, हड्डियों में जो ताकत है, हड्डियां क्या है स्टील की तरह बिहेव कर रहे हैं, और इसमें जो ऊपर वाला सरफेस है वो क्या है कंक्रीट, और दोनों मिलकर क्या काम कर रहे हैं, एक तरह से बिहेव कर रहे हैं। जैसे आपका ये हाथ है, हाथ में क्या है ऊपर आपके मसल्स हैं या मान लीजिए स्किन वगैरह है, उसके साथ नीचे क्या है हड्डियां, हड्डियां जो है आपकी बोन्स जो है, बोन्स इज जस्ट लाइक बिहेविंग, बोन्स जस्ट लाइक ए स्टील, रिइंफोर्सिंग का काम कर रही है, ये आपको मुड़ने नहीं देंगे। लेकिन इसके साथ साथ केवल हड्डी हो
और आपके पास जैसे हड्डी हो इसमें मसल्स ना हो, तो दोनों को मिला करके आप, अदरवाइज क्या हुआ, जब अगर मोच लगती है तो आपका मुड़ना, या इस तरह से देखेंगे तो मुड़ना की वजह क्या है, यहाँ पर जो हड्डी थी और यहाँ पर जो इसका दोनों का कॉम्बिनेशन था उसके साथ अनइक्वालिटी हुई, जिसकी वजह से मुड़ गया। अनावश्यक जो है प्रेशर आया, कि मतलब जो इनकी क्षमता थी दोनों की, वो वहन करने की बजाय आपने ज्यादा एक्सट्रीम लिया है, जिसकी वजह से आपको चोट लग गई है। तो यहाँ पर क्या है कि स्ट्रक्चर सेफ रहे, इसलिए इस वैल्यूज को हम लोग देखेंगे कि P1 AC इंटू सिग्मा CC लोड वहन करेगा। इसी तरह से स्टील जो वहन करेगा लोड, वो क्या लोड वहन करेगा, आप इसको समझने की कोशिश करें। इसका जो अलाउबल क्षमता है, स्ट्रेस है, उसको मान लो सिग्मा SC है। ये क्या है, अलाउबल स्ट्रेस इन कंप्रेशन फॉर स्टील है। और इसका एरिया मान लीजिए आपका AS है, या ASC कर सकते हैं, ASC माने कंप्रेशन में है। तो यहां जो स्टील है, दो चीजें हमारे पास है, तो यहां पर ये वैल्यू क्या हो जाएगी, सिग्मा SC इंटू ASC आपकी वैल्यू हो जाएगी। आप दोनों कंप्रेशन में है, आप देखोगे तो ये क्या लोड आया, जैसे मान लीजिए आपने फोर्स अप्लाई किया इसमें, या कंप्रेशन आप इससे वहन कराना चाहते हैं, तो कितना क्या करेगा, इस चीज को समझने की कोशिश करो कि बाहर का जो फोर्स है वो कंप्रेशन है। आप देखोगे कि जो आप फोर्स अप्लाई करते हो वो होता है एक्सटर्नल। P मान लीजिए वहन कराना है, तो P क्या है, कंप्रेशन वहन कराना है, तो P क्या है, एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल फोर्स है। अब आप जैसे एक्सटर्नल फोर्स और इंटरनल फोर्स, एक्सटर्नल इंटरनल, एक्सटर्नल फोर्स क्या है, P है, और इनको जो बर्दाश्त करने का फोर्स मान लीजिए P डैश है, P डैश है। तो P डैश क्या है, P कहने का मतलब हुआ है जिस स्ट्रक्चर के द्वारा आप किसी लोड को या वहन कराना चाहते हैं, तो उसकी जो क्षमता है, उसका जिन मटेरियल का बना उनकी क्षमता इंटरनल क्षमता है। जैसे मान लीजिए हम पर कोई वजन आएगा या लोड आएगा, तो हमारा जो स्ट्रक्चर बना हुआ है उस लोड के हिसाब से ये हमारा तुरंत रिएक्टिव हो जाएगा। जैसे आप वाल में अगर धक्का मारते हैं, ऐसे प्रेशर करते हैं, तो वाल भी आपको प्रेशर कर दी है। न्यूटन्स का थर्ड लॉ लागू होता है। इसका क्या है कि इनकी इक्विलिब्रियम होनी चाहिए, स्टैटिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं। अगर ये हवा में नहीं उड़े, इधर उधर ना जाए, तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम का मतलब ये हुआ कि एक्सटर्नल लोड शुड बी इक्वल्स टू इंटरनल लोड। माने कहने का मतलब हुआ कि जो RCC है वो इसलिए डिजाइन की जाती है कि जो बाहर का लोड है उसको अपनी ताकत के बल पर, अपनी कंक्रीट और स्टील की कॉम्बिनेशन के बल पर उसको रेसिस्ट कर पाए, वो एक्सीड ना पाए, कि जिसकी वजह से जो स्ट्रक्चर बना हुआ उसके अंदर में किसी तरह का डिफॉर्मेशन या कंक्रीट क्रैक्स वगैरह या डिफ्लेक्शन या किसी शेप में वो सर्विसिबिलिटी या सेफ्टी के पॉइंट ऑफ से कहीं से गड़बड़ ना होने पाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसलिए इसका विन्यास भी खराब ना हो, माने जो स्ट्रेस में तो आए, लेकिन ऐसा ना उनका कॉन्फ़िगरेशन ही खराब हो जाए, डिमोल्ड हो जाए या डिशेप हो जाए, ऐसी चीजें ना, मतलब इनकी क्षमता के अनुरूप ही आपको कार्य कराना है। इसलिए यहां पर P इक्वल्स टू P डैश, लेकिन यहां पर ध्यान देना है। तो यहां पर क्या हुआ, जैसे मान लीजिए आपने किसी कॉलम को डिजाइन किया है, कॉलम के ऊपर प्री प्रेशर आ रहा है, ये आपका सपोज करिए कॉलम है और इस पे लोड हमने आपको P दिया है, यहाँ पर इन्फोर्समेंट है और बाकी में हमारी कंक्रीटिंग है, कंक्रीट का बना हुआ है। ये ग्राउंड है, इसके नीचे सब बेस होगा और ये आपका मान लीजिए PL है, इसके ऊपर हमको लोड को वियर किया जाना है। तो यहाँ पे दो चीजें निकल के आई हैं, एक आपकी स्टील निकल के आई है, मान लीजिए स्टील का जो एरिया है ACC है और इसका स्ट्रेस जो है वो हम लोग डिनोट करते हैं सिग्मा CC से, ठीक है। तो ये P1 लोड ये बियर कर लेगा। इस तरह से P2 क्या बियर करेगा, P2 इक्वल्स टू कितना बियर करेगा, दैट इज आपका जो ASC की मात्रा है इनटू सिग्मा SC से बियर करेगा। इसका मतलब P जो लोड है वो है P1 प्लस P2 जिसको हम बियर कराना है। इसमें क्या हुआ कि दैट इज P1 इज इक्वल टू ACC सिग्मा CC प्लस ASC इंटू
सिग्मा एस। ये दिस इज योर इक्वेशन टू शेयर दी लोड। ये यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ गया? अगर किसी को कोई डाउट हो तो वो हमें मैसेज के माध्यम से क्लियर कर सकता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये क्या वैल्यूज हैं, ये इनका इफेक्टिव एरिया है, प्रभावी एरिया है जो कवर वर्क को हटाकर, और ये भी इनका इफेक्टिव एरिया है, और ये अलाउबल स्ट्रेसेस है, अलाउबल स्ट्रेसेस, स्ट्रेस इन कंक्रीट है, और ये अलाउबल स्ट्रेस इन स्टील है। आप ध्यान दीजिए। कहने में मतलब हुआ कि अब ऐसा नहीं हो सकता है कि स्टील ज्यादा वजन वहन कर ले और कंक्रीट जो है कम अपना अंडर स्ट्रेस में ही रहे। अपने अलाउबल वैल्यू जो होगी और उसका क्रॉस सेक्शन उतना वो क्षमा करने की कोशिश करेगी, भले वो स्टील के बराबर ना कर पाए, लेकिन अपनी क्षमता जो होगी उसके हिसाब से। जैसे मान लीजिए डिफरेंट लेबर आप लगाते हैं, तो लेबर क्या है, सबका अलग अलग वर्क प्रोडक्टिविटी होगी वो काम करने का। कोई ज्यादा काम करके आपको आउटपुट देगा, कोई कम दे देगा, लेकिन अगर उनकी क्षमता का मैक्सिमम अपने हिसाब से दोहन किया जाए तो वो पता लग जाएगा कि भाई इतना स्टैंडर्डाइज हो जाएगा कि एक लेबर एक दिन में इतना काम कर लेगा। मान मिट्टी खुदाई है तो 3 क्यूबिक मीटर करीब करीब, और इतना खुदाई करके इतनी डिस्टेंस तक वो उसको थ्रो कर सकेगा। तो ये एक नाम संक्षिप्त कर देते हैं, लेकिन उसमें हो सकता है कि कुछ लेबर ना करे, कुछ लेबर उस क्षमता के हिसाब से ना करे, तो आपको जो है घाटा हो, नुकसान हो जाएगा। तो यहां पर ये चीज हमारे समझ में आ गई कि जो लोड है वो दोनों मटेरियल के द्वारा वहन किया जाए। अब सवाल उठता है कि लोड वहन तो किया जाए, लेकिन इनके बीच में क्या रिलेशन है जिसकी वजह से इनके स्ट्रेसेस को या इनके एरिया को हम लोग ट्रांसफॉर्म कर सके। तो इसके लिए हम यहां ध्यान देना पड़ेगा इसके एजम्पशंस पर। एजम्पशंस क्या है? एजम्पशन ये है कि नंबर 1, स्टील एंड कंक्रीट में बी ए परफेक्ट बॉन्ड। ये बहुत बढ़िया पकड़ है, ये पकड़ है, और साथ ही साथ इसमें जो इसका एक्सपेंशन होना है, थर्मल एक्सपेंशन है, कंट्रैक्शन है, वो इक्वल होना है। तो यहां फॉर द टाइम बीइंग ऐसे टेम्परेरी फेज में EC = ES का एक दिमाग में आता है। अभी प्रैक्टिकली चीजें वैल्यू बदल रही हैं, कंक्रीट की डिफरेंट स्टेजेस में बदल रही हैं, लेकिन एक आदर्श मान लिया, जैसे एग्रीगेट आप लोगे, जैसे आप लोग कंक्रीट लोग स्टील का लोगे 11.5 इंटू मतलब 10⁻⁵ डिग्री पर सेंटीग्रेड के हिसाब से इसका थर्मल एक्सपेंशन हो रहा है। अगर इसमें ऐसे कंस्ट्रेंट्स लगे हैं जिनका थर्मल एक्सपेंशन भी इसी के बराबर हो रहा है, इसके लगभग मान लें, तो स्ट्रेस जो इन स्ट्रेन इन कंक्रीट स्ट्रेन इन स्टील के इक्विवेलेंट हो जाएगा। यहां पर अब आप देखो स्ट्रेन को कैसे डिफाइन करते हैं आप, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये डिफाइन करते हो आप। स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, स्ट्रेन इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो वहां पर क्या है कि स्ट्रेस, मान लीजिए आपने स्ट्रेस सिग्मा अल्फा सी दिया, तो यहां क्या है स्ट्रेस सिग्मा CC, मॉडुलस इसकी हमने कर दिया EC, ये हो गया आपका। तो ये निकल के आ गया। इसी तरह से अगर आप S लोगे स्टील का, तो क्या हो गया सिग्मा SC डिवाइडेड बाई ES, ये हो जाएगा। अब दोनों को लगभग बराबर कर दें हम लोग एक पर्टिकुलर केस में, तो सिग्मा SC अपॉन ES इक्वल टू सिग्मा CC अपॉन EC। तो इधर ले आओ आप, SC अपॉन सिग्मा CC इक्वल टू ES अपॉन EC। ES अपॉन EC को हम लोग स्मॉल m से डिनोट करेंगे। ES अपॉन EC को किस में डिनोट करेंगे? m से डिनोट करेंगे। तो सिग्मा SC की वैल्यू क्या हो जाएगी? m टाइम्स सिग्मा CC। फिलहाल अभी ऐसे ही हम समझ रहे हैं, अभी वो कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे तो दूसरा हो जाएगा। तो कि स्टील का जो स्ट्रेस है वो कंक्रीट के स्ट्रेस से m टाइम्स होगा। जैसे आप सपोज करो, 1 मिनट के लिए हम ब्रेक ले रहे हैं आप लोगों को बताने के लिए कि आप देखो मॉडल रेशियो को देखो। मॉडल रेशियो क्या है? दोनों के मॉडल्स ऑफ इलास्टिक का अनुपात है। तो यहां पर स्टील का जो होता है ES आप देखो कितना होता है
2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। और स्टील का क्या, कंक्रीट का क्या होता है, एक फार्मूले के हिसाब से 5000 √/FC के। मान लीजिए आप 15 कंक्रीट ले रहे हैं, तब ये चीज आ जाएगी 5000 मल्टीप्लाई बाई यूनिट वेट आपका, मान लीजिए 15 का है तो 15 के हिसाब से आप कैलकुलेट कर निकाल लेंगे। तो ये क्या है, वेरिएबल है। ये क्या है आपका वेरिएबल, हमारा कैलकुलेटर नहीं है, ये वैल्यू वेरिएबल है। दिस इज वेरिएबल इज डिपेंडेंट ऑन द कंप्रेसिव फोर्स ऑफ द कंक्रीट के ऊपर निर्भर कर रहा है। तो आपको ध्यान देना है कि ये तो वेरिएबल है। आप क्या करेंगे, कोई ऐसा होगा जिसकी वैल्यू आप स्थायी रूप थोड़ा ले लो, आप इसी की वैल्यू को आप एडाप्ट कर लो। तो ये तो इंपेरिकल फार्मूले के माध्यम से हम लोग निकाल लिए हैं कि ये वैल्यू आएगी, लेकिन इनका ईसी निकालने के लिए हम पर्टिकुलर जो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेगा और एक पॉइंट पे जाके मैक्सिमम पे डाउन हो जाएगा। तो ये पॉइंट यहाँ पर, इसका अगर हम आप लोग इस तरह से थीटा या एंगल निकालेंगे और इनके सैंपल्स को आप स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम के माध्यम से करेंगे, वो पर्टिकुलर ग्रेड ऑफ कंक्रीट जो आप ढलाई कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो उसका ई वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ई इज अ स्लोप ओनली थीटा, tan थीटा इक्वल्स टू, मान लीजिए थीटा इक्वल्स टू दिस वैल्यू इज स्ट्रेस, जो वैल्यू आ गई मान लीजिए P1 आती है और इस पर E1 आती है, तो P1/E1 हो जाएगी। दिस इज योर, दिस इज आपको इसी जो वैल्यू यहां पर मिलेगी वो चीज आप यूज कर सकते हो। तो यहां पर आप मॉडल रेशियो जब यूज करोगे तो आप देखोगे इनका जो वैल्यू है एक एम्पेरिकल फार्मूले के माध्यम से ज्यादा इफेक्टिव होगा, जिसमें कंक्रीट के और भी वर्चूज हैं जो वेरिएबल हो रहे हैं उनको भी हम समाहित कर रहे हैं। तो इसके लिए कोड ने प्रोविजन किया है m इक्वल्स टू नॉट वैल्यू सिग्मा CBC। दिस इज योर मॉडल रेशियो 280/3 सिग्मा CBC। अगर मान लीजिए हम 15 ग्रेड की कंक्रीट ले रहे हैं, बेंडिंग में है, ये बेंडिंग की वजह से, तो ये वैल्यू हमारी आएगी सिग्मा CBC। तो मान लीजिए हम 15 ले रहे हैं तो सिग्मा CBC कितना हो जाएगा 5। यहां रख करके आप इसकी वैल्यू को निकाल लेंगे, ये यूज कर सकते हैं। अभी ये बेंडिंग फिनोमेना का ये वैल्यू है, जब कंप्रेशन में लेंगे तो ये तब्दील हो जाएगा, लेकिन उसको हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, केवल सिंपली हम यहां डिस्कस कर रहे हैं बेंडिंग का। तो यहां पर कहने का मतलब हुआ इस फार्मूले के माध्यम से आप निकाल लेंगे, और कंप्रेशन में जो लगेगा वो डिफरेंट लगेगा। MC लगता है 1.5 1.5 गुना करीब लेते हैं, लेकिन कंसेप्ट वही है जो कन्वर्जन का। तो इस तरह से आप इस वैल्यू को लेंगे, अभी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी आप यहां तक समझ गए हो तो बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हम यहां देखते हैं कि कैसे इसको कोरिलेट करेंगे। अब आप जाइए फार्मूले में, हम लोग फार्मूले में जाते हैं। तो यहां P जो लोड इसका वहन करना है वो सिग्मा CC AC या ACC कर सकते हैं, सिग्मा SC इंटू ASC। अब आप क्या, हमने क्या निकाला था, सिग्मा SC इक्वल्स टू M टाइम सिग्मा CC, मान लीजिए फॉर द टाइम बिंग ये वैल्यू हमने निकाला था। तो हम यहां रखते हैं इसको सिग्मा CC ACC प्लस, यहां पर चेंज किया हमने M टाइम सिग्मा CC कर दिया, यहां AC कर दिया। इसको बहुत ऑथेंटिक न लो कि चेंज है, यहां पर ये चीज है। अब आपका M इंटू AC होगी, तो हम क्या करेंगे, सिग्मा CC को बाहर कर देंगे, तो क्या आ जाएगा AC प्लस M इंटू AS। अब यहां देखो आप कि अगर उस सेक्शन को या इस कॉलम को हम ये मान लें कि कंक्रीट में तब्दील हो गया, कंक्रीट में कन्वर्ट हो गया, तो कंक्रीट में कन्वर्ट हुआ तो कंक्रीट का स्ट्रेस मल्टीप्लाई बाई एरिया। तो एरिया में क्या आ रहा है, ये दोनों मिलके आ रहा है, इसका मतलब हुआ कंक्रीट का एरिया तो आएगा, लेकिन जो स्टील होगी वो ट्रांसफॉर्म होकर के कंक्रीट में बदलेगी। तो कंक्रीट में जो बदली है वो ये है, इसका मतलब इक्विवेलेंट एरिया जो तब्दील हुआ है कंक्रीट के लिए वो M टाइम ASC हो गया है। दिस इज इक्विवेलेंट टू कंक्रीट एरिया फॉर स्टील यूज्ड। जो स्टील यूज किया गया है उसको ये कन्वर्ट
कर दिया गया है। तो आप दो चीजें हमारे समझ में, आपके समझ में भी आएगी, हमारे भी समझ में आएगी। यहाँ हम लोग ये कह सकते हैं कि कंक्रीट और स्टील का जो दोस्ती है, जो फ्रेंडशिप है, वो किस तरह से उनके लिए आप किस तरह से निभेगी, कैसे हम इनकी दोस्ती को निभाएंगे। तो दोस्ती निभाने के लिए कहेंगे भैया, अगर मान लीजिए आपका स्ट्रेस सिग्मा एससी है, तो भाई ये सिग्मा एससी है तो एम सिग्मा सीबी सी या सीबी हो जाएगा। मींस अगर स्टील के स्ट्रेस को कंक्रीट में बदलना है तो m टाइम्स उसके स्ट्रेस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरह से स्टील के स्ट्रेस को कंक्रीट में बदलना है तो m इंटू होगा। अगर कंक्रीट में बदलना है तो स्टील के स्ट्रेस में m से डिवाइड करना पड़ेगा। तो सिंपल भाषा में सिग्मा एस बाई एम कर सकते हैं कि स्टील का जो स्ट्रेस है वो अगर कंक्रीट के टर्म में जाएगा, कंक्रीट की स्ट्रेस तरह वो बिहेव करेगा, तो इसमें m से डिवाइड करना पड़ेगा। और एरिया के बारे में देखेंगे तो एरिया क्या है कि ASC m टाइम्स इक्वल टू कंक्रीट एरिया। स्टील का जो एरिया है उसमें m से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो कंक्रीट का इक्विवेलेंट एरिया हो जाएगा। अगर m से स्ट्रेस में भाग दोगे तो वो कंक्रीट के स्ट्रेस में इक्विवेलेंट में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये दो चीजें हमारे समझ में आ गई। अब आप एक फिगर के द्वारा थोड़ा समझने की कोशिश करें। फिगर के द्वारा समझने की कोशिश करें कैसे, क्या मतलब हुआ। मतलब ये हुआ कि हम जो डिजाइन करने जा रहे हैं उसमें हमारे पास बीम आएगी। क्या आएगी? बीम आएगी, एक पर्टिकुलर बीम आएगी। आप देख रहे हैं ना, बीम सपोर्ट है या सिंपली सपोर्टेड बीम है, जिसमें मान लीजिए ये आपका एक डब्ल्यू लोड सेंटर पे काम कर रहा है इस तरह से। तो यहाँ क्या है कि जैसे अब मैं अभी आपको थोड़ा इसके बारे में भी बताऊंगा। तो इसका जो शियर फोर्स डायग्राम आप ड्रा करोगे वो इस तरह से, इसकी वैल्यूज क्या होंगी? W/2। इसकी वैल्यू क्या है? सेंटर में लगा है W/2। ये डिस्टेंस कितना है? L/2। ये डिस्टेंस कितनी है? L/2। तो मोमेंट क्या हुआ? W/2 इंटू L/2। ये क्या हो गई? WL/4। दिस इज योर मैक्सिमम मोमेंट। अब आपसे पूछा जाए मैक्सिमम मोमेंट कहाँ काम कर रहा है? यहाँ कर रहा है। कहाँ कर रहा है? मिड में कर रहा है। अगर कंसंट्रेटेड लोड है तो इसका जो है मिड में आपका बेंडिंग मोमेंट काम कर रहा है। तो ये हमारा मोमेंट यहाँ पर काम कर रहा है जो शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के द्वारा हमने ड्रा किया है, BMD के द्वारा ड्रा किया है। अब हमारे पास जो हम लोग सेक्शन के बारे में डिफाइन कर रहे थे, तो ये सेक्शन क्या है कि सपोज करो आपका एक बीम इसी का बीम है, इसका क्रॉस सेक्शन हम लोग यहाँ से कहीं पर आप लोग क्रॉस सेक्शन इस तरह से देख लो, ये डैश। तो क्रॉस सेक्शन कैसा है? रेक्टेंगुलर बीम है। सपोज करिए रेक्टेंगुलर बीम है, इस तरह की बीम का सेक्शन होगा। मीन्स बी ऐसे कर सकते हैं, बी, और इसको ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। क्रॉस सेक्शन को जनरली उस तरह नहीं दिखाना मुझे, तो इसको ऐसे दिखा रहे हैं। और इसका ये क्रॉस सेक्शन है, ये क्या है? इसकी बी विड्थ है, और ये क्या है? इसकी डी, कैपिटल डी इसकी डेप्थ है। तो क्रॉस सेक्शन क्या है? बी इंटू डी है, बी इंटू डी है। ये बी इंटू डी इसका क्रॉस सेक्शन है। अब आप देखिए कि इस क्रॉस सेक्शन में ये मान लीजिए वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। तो इस पे क्या है कि मोमेंट, जो ये मोमेंट हम यहाँ पर लगा रहे हैं, इसमें क्या है कि ये बिहेव कर रही है। कैसे बिहेव कर रही है? ये चूंकि ये सपोर्ट जो है आपके नॉन यील्डिंग है, माने नहीं ग्रुप करेंगे, इसलिए जो कन्फिगर ये दबाव डालने की कोशिश कर, नीचे डालने की कोशिश करेगा, तो ये क्या करेगा? ऊपर उठाने की कोशिश करेगा सपोर्ट। तो इस कंडीशन में क्या होगा? बीम का अगर शेपिंग होगी तो कुछ इस तरह से हो जाएगी। मींस अंदर जो है कंप्रेस हो जाएगा
और बाहर जो होगा वो टेंशन में आ जाएगा। अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि साहब ये बीम है आपकी और बीम में अगर सपोर्ट लगे हैं, मिड में अगर लगा हुआ है लोड, तो बताइए कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ पर आएगा? सपोर्ट पे आएगा कि मिड पे आएगा कि 1/3 बाई मिड पे आएगा कि 3/4 मिड पे आएगा, स्पेन पे आएगा? तो आप लोग जल्दी बता सकते हो कि भाई अगर सपोर्ट मिड में है, लोड ट्रांसवर्स लोड बोलते हैं डाउनवर्ड, क्योंकि ये लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन है और ये इसकी ट्रांसवर्स डायरेक्शन है। ट्रांसवर्स में वर्टिकल फोर्स लग रहे हैं, तो अगर मिड में लगेगा तो बेंडिंग मोमेंट कहाँ है? मिड में सबसे ज्यादा होगा। अब आप देखो कि शियर फोर्स के बारे में पूछे आपसे, तो यहां पर देखिए क्या है, शियर फोर्स क्या होगा? यहां पर शियर फोर्स का जो कंफिगरेशन है, इस पॉइंट पे जो फोर्स है वो फोर्स आएगा और इसके बाद क्या करेगा? ऐसे चला जाएगा यहां तक, क्योंकि और लोड तो आ नहीं रहा है। फिर ये लोड आएगा तो इसका आधा करके यहां चला जाएगा। तो अगर इसको पॉजिटिव मान रहे हो आप तो इसको नेगेटिव मानोगे। इनकी वैल्यू क्या है? W/2 W/2। अब आप शियर फोर्स के बारे में सोचो, तो शियर फोर्स क्या है? शियर फोर्स यहां पर सपोर्ट पे अधिक है, अगर कोई यूडीएल हम करेंगे तो चेंज हो जाएगा। ये थ्रू आउट यहां तक ये सेम आ रहा है, उसके बाद फिर ये निगेटिव में चला जा रहा है। तो हम एक टॉपिक आपका लेंगे नेक्स्ट में, टॉपिक में सिंपल बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स को समझने की कोशिश करेंगे, जिससे जहां हम यूज करेंगे इसको हम लोग अच्छे से समझ सके। तो यहां पर कोई चीज जैसे समझना है आपको, तो एक फार्मूला यहां पर आएगा M/I = F/Y हम यूज कर रहे हैं। यहां क्या है, मतलब कि ये जो हमारी बीम है, अगर इसमें लोडिंग हुई है इस तरह से शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट, तो इसमें जो स्ट्रेसेस का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसा होगा। मान लीजिए किसी मेटल की बनी हुई है, स्टील की बनी हुई है, स्टील का कोई क्रॉस सेक्शन है, तो यहां पर क्या स्ट्रेस हो जाएगा? इसमें सिग्मा CB बेंडिंग के लिए मान लीजिए, और यहां क्या आ जाएगा? सिग्मा S/M स्टील का स्ट्रेस डिवाइडेड बाय, जैसे जो हम लोग, तो आप जब भी डायग्राम ड्रा करेंगे उसमें इस तरह का कंफिगरेशन आ जाएगा। अगर इसमें स्टील आपने प्रोवाइड की है, अगर हम स्टील नहीं प्रोवाइड करेंगे तो दोनों स्ट्रेसेस, यहां पर सिग्मा CB जरूर, यहां कंप्रेशन आएगा और यहां पर आपका टेंशन में आएगा, टेंशन यहां आएगा, और यहां क्या आएगा? कंप्रेशन आएगा, वैल्यू में कंप्रेशन आएगा। तो ये जो चीज है हम लोग यहां पर ये डिस्कस करना चाहते हैं कि ये जो इस तरह के बेंडिंग फिनोमेना हो रही है, उसमें ये जो स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो कैसे निकालेंगे? तो ये बेंडिंग फार्मूले के, बेंडिंग स्ट्रेस या फ्लेक्सुरल फार्मूला के द्वारा निकालेंगे। F इज स्ट्रेस, दिस इज योर F1 कर सकते हैं, इस तरह F2 कर सकते हैं। तो ये अगर ऊपर वाला पोर्शन आप कंसीडर करोगे तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? D/2 हो जाएगी, ये D/2 हो जाएगी। अगर कोई स्टील वगैरह नहीं लगा हुआ है, होमोजेनियस बिहेवियर है, तो आपको पूछा जाएगा कि दैट इज F = M/I × Y। आप देखो M/I/Y भी लिख सकते हैं। ये I/Y जो है Z कहलाता है, सेक्शन मॉडुलस। I/Y क्या कहलाता है? सेक्शन मॉडुलस, सेक्शन मॉडुलस। ये यहां पर Y जो है ले रहे हैं D/2, तो I क्या है? I = आप लोग पढ़े होंगे BD³/12। अगर x एक्सिस के रिस्पेक्ट लेंगे, अगर y एक्सिस के रिस्पेक्ट लेंगे तो क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, DB³/12 हो जाएगा। लेकिन हमारा जो चीज हो रहा है इस हॉरिजॉन्टल लॉन्गिट्यूडनल हो रहा है, इसलिए हम इस फार्मूले को यूज करेंगे। और y बराबर कितना लेंगे? D/2। तो हमारा I/Y क्या हो जाएगा? थोड़ी देर के लिए हम यहाँ ये लिख देते हैं स्टेज पे। तो I/Y हो जाएगा, I देखो by y = आप लिखो BD³/12 डिवाइडेड बाई D/2। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप तो क्या आ जाएगा? BD³/12 डिवाइडेड बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 2 भागे D। तो ये हो जाएगा BD²/6, BD²/6। इसलिए आम बोलचाल भाषा में हम लोग बोलते हैं BD²/6। अब यहां आप समझने की कोशिश करो, थोड़ा 2 मिनट के लिए हम आपका टाइम देंगे, उसके बाद फिर हम यहां स्टॉप करके आगे बढ़ेंगे। तो Z क्या है? सेक्शन मॉडुलस क्या होगा? BD²/6। अब यहीं पर आप ध्यान रखो, M/I = F/Y। इसका मतलब F बराबर क्या होगा? M/I × Y।
बराबर m डिवाइड बाय आई डिवाइड बाय वाई कर दिया, दैट इज m बाई जेड। ये रिलेशन हमारे पास है कि m इक्वल्स टू f इक्वल टू m बाई जेड। अगर आपसे पूछे कि भाई स्ट्रेस जो है वो क्या अनुपात में होगा, m बाई जेड होगा। अगर आपका z के बारे में पूछे तो z बराबर क्या होगा, m बाई एफ, स्ट्रेस के बराबर हो जाएगा, या वाइस वर्सा। तो इस पे भी एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई सेक्शन मॉडुलस है, तो अगर ये सेक्शन मॉडुलस है तो इसमें ये रिलेशन है, तो कौन सा रिलेशन सही है। आपको दे दिया कि स्ट्रेस m बाई जेड, जेड बाई एम, या ऐसे करके कुछ कन्वर्ट करके दे दिया, तो भी आपको अंडरस्टैंडिंग लगनी पड़ेगी कैसे इसको हम लोग रिजॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो अभी कंसेप्शनली हम इसमें बताना चाहते हैं आपको कि हम लोग मॉडर्न रेशियो और स्ट्रेस दोनों के कैसे कन्वर्ट होंगे, एक समरी में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, और नेक्स्ट टाइम में हम लोग इस पे थोड़ा सा इसके आगे बढ़ेंगे। तो अभी हम लोग क्या किए, कन्वर्जन किए हैं। कन्वर्जन में क्या किया है कि आप देखिए किसी ऐसी चीज में परिवर्तित नहीं हुए हैं। कन्वर्जन मीन्स कंक्रीट कन्वर्ट हुई है। कंक्रीट क्या हुई है, कन्वर्ट हुई है। कन्वर्ट किस में हुई है, स्टील में। स्टील में, तो जब स्टील में कन्वर्ट होगी तो इसका एरिया एसी कंक्रीट के इक्विवेलेंट एरिया कितना हो जाएगा, तो m टाइम्स एसी कंक्रीट के इक्विवेलेंट हो जाएगा। अगर आप कंक्रीट स्टील का एरिया लें तो कन्वर्जन क्या होगा, सॉरी, अगर कंक्रीट स्टील को कंक्रीट में बदलना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें एरिया ऑफ स्टील को ये एस कह सकते हैं सिंप्लीफाई में, कंक्रीट में कन्वर्ट करना है स्टील को, या स्टील को कन्वर्ट करना है कंक्रीट में। तो क्या कर सकते हैं कि ए एस, अगर स्टील का एरिया आपका है, स्टील एरिया इक्विवेलेंट टू m टाइम्स कंक्रीट, ये कंक्रीट में तब्दील हो गया। और स्ट्रेस इन स्टील कन्वर्ट हो गए कंक्रीट में, क्या होगा, सिग्मा एस बाई एम। स्ट्रेस इन स्टील डिवाइडेड बाई एम, मॉडल रेशियो। तो ये फिगर ये समझने की कोशिश करें, जैसे सपोज करिए कि ये कन्वर्जन हमको मिलेगा, इक्विवेलेंट एरिया में जाएंगे तो स्टील का एरिया क्या होगा, m टाइम एस करके कंक्रीट में तब्दील हो जाएगा, और स्ट्रेस का इस तरह से कन्वर्जन हो जाएगा। इस तरह से अगर हम मान लीजिए सपोज करिए, अगर टाइम ज्यादा ना हो रहा हो, तो अगर किसी सेक्शन को हम बनाएं जो बेंडिंग में होगा, तो सेक्शन बनाने का मतलब हुआ कि हमारी बेंडिंग में है, ये हम लोग बना रहे हैं, और ये आपका न्यूट्रल एक्सिस है, और यहाँ पर ये स्टील हमने प्रोवाइड किया तो स्टील का एरिया ही दिखाएगा, और यहाँ पर ये कंप्रेशन में है, तो इसका डायग्राम जो बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। हम यहाँ ऐसे किया, यहाँ क्या है, स्ट्रेस इन कंक्रीट, यहाँ सी भी लिख दिया, और स्ट्रेस इन स्टील यहाँ क्या किया, सिग्मा एस बाई एम। अभी फिलहाल इसको ऐसे कर रहे हैं, और इस कंक्रीट को हम लोग ने तब्दील कर दिया, एक एरिया के फॉर्म में बदल दिया, इसको बोलेंगे m इंटू एस। अगर एस एरिया है, दोनों सरिया का एरिया है मिला के, तो m इंटू एस। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा ये हमारा है यहाँ पर b विड्थ ऑफ द बीम, और ये यहाँ से इसके सेंट्रॉइड के बीच की दूरी को हम लोग स्मॉल d से डिनोट करेंगे, और ओवरऑल डिस्टेंस को कैपिटल D से डिनोट करेंगे। तो यहाँ समझने की कोशिश करेंगे हम लोग कि v इज अ विड्थ, आपका IS 456 में है, वो भी हम लोग डिस्कस करते हैं, विड्थ ऑफ दी बीम, और स्मॉल d इज इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द बीम। इफेक्टिव डेप्थ क्या होती है, जो सबसे हाईएस्ट फाइबर कंप्रेशन में उससे इनके बीच की सरिया के बीच के सेंट्रॉइड के बीच की डिस्टेंस, द एक्सट्रीम फाइबर या टॉप फाइबर ऑफ कंप्रेशन, टॉप फाइबर ऑफ कंक्रीट का टॉप फाइबर जो कंप्रेशन में है, टू दी सेंट्रॉइड ऑफ स्टील जो आपने लगाया है, उनके बीच की दूरी जो है उसकी प्रभावी
गहराई कहलाएगी। तो यहाँ पर आप इसको इस तरह से डिनोट कर रहे हैं m इंटू एस, और स्ट्रेस को इसमें ये डिनोट कर दे रहे हैं और इस तरह से, तो ये हमारा स्ट्रेस का डायग्राम इस तरह से बन जाएगा। तो हम यहाँ पर अभी तो खैर कम यहाँ पे स्टॉप कर रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर्स में इसी को कंटिन्यू करने के पहले हम लोग थोड़ा बेसिक को समझेंगे कि शियर फॉल बेंडिंग मोमेंट डायग्राम सिंपल स्ट्रक्चर्स के लिए कैसे ट्राई कर सकते हैं, क्या है उसकी मेथोलॉजी होगी, और फिर आगे हम लोग कंक्रीट और स्टील के स्ट्रेसेस को बेंडिंग में किस तरह से यूज करेंगे और कोड का क्या प्रोविजन है वो डिस्कस करेंगे। आप सब लोगों में इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम कोशिश करेंगे कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा जो भी प्रॉब्लम्स होगी उसको सॉल्व कर लेंगे। आप अपने पर विश्वास करिए और निश्चित रूप से आप जो भी चाहेंगे वो उस पर सक्सेस मिलेगा। हम लोग आप मिल करके ये काम को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू फॉर एवरीवन अटेंडिंग माय क्लास। थैंक यू वेरी मच।